1971 दुनिया कोल्ड वॉर के बीच में दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन USSR, और इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक ऐसा देश फंसने वाला था जिसका नाम था भारत। लेकिन सवाल ये है, अगर 1971 में सोवियत यूनियन ने भारत का साथ न दिया होता तो क्या बांग्लादेश कभी बनता? क्या भारत यह जंग जीत पाता? या फिर साउथ एशिया का पूरा इतिहास कुछ और ही होता? यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, यह कहानी है डिप्लोमेसी, सुपर पावर पॉलिटिक्स और एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जिसने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को हिला कर रख दिया। और इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि जब दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रही थी, तब एक और शैडो फोर्स समंदर के नीचे चुपचाप उसका पीछा कर रही थी, और उस फोर्स के पीछे था सोवियत यूनियन। संकट की शुरुआत, ईस्ट पाकिस्तान का दर्द। 1971 की शुरुआत में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। आज का बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, भाषा अलग थी, कल्चर अलग था, और सबसे बड़ी बात, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। मार्च 1971 में पाकिस्तान की मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान में एक भयानक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन सर्चलाइट। हज़ारों नहीं, लाखों मासूम लोगों पर अत्याचार हुए, गांव के गांव जला दिए गए, बुद्धिजीवियों को चुन चुन कर मारा गया और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। और फिर जो हुआ, उसने भारत को सीधे इस संकट के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। 1 करोड़ रिफ्यूजी, भारत पर बड़ा बोझ, करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी शरणार्थी भारत की सीमा में घुस आए। सोचिए, वो 1 करोड़ लोग, आज के दौर में भी किसी देश के लिए इतनी बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस को संभालना आसान नहीं है। उस वक्त भारत की इकोनॉमी पहले से ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन मानवीय संकट इतना बड़ा था कि आंखें बंद करना नामुमकिन था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझ चुकी थीं कि यह सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा, यह भारत की नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका था। लेकिन एक और समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या। डी ट्रायंगल, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके पीछे अमेरिका खड़ा था, और धीरे धीरे चीन भी पाकिस्तान के करीब आ रहा था। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका पाकिस्तान को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता था। ऊपर से उस वक्त अमेरिका और चीन के बीच सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही थी, और पाकिस्तान उस डिप्लोमेसी का ब्रिज, कड़ी बना हुआ था। यानी अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लेता तो मुमकिन था कि अमेरिका और चीन दोनों मिलकर भारत पर भारी दबाव बनाते। इसी मोड पर एंट्री होती है सोवियत यूनियन की, इंडो सोवियत ट्रीटी। गेम चेंजर डिप्लोमेसी। इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार समझ गए थे कि अगर किसी सुपर पावर का सपोर्ट नहीं मिला तो इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को अलग थलग आइसोलेट किया जा सकता है। और फिर अगस्त 1971 में हुआ एक ऐसा एग्रीमेंट जिसने पूरी बाजी ही पलट दी, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। सुनने में यह एक नॉर्मल ट्रीटी लगती है, लेकिन असल में यह भारत की डिप्लोमेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इस ट्रीटी का सीधा मतलब था कि अगर किसी बाहरी खतरे की वजह से हालात ख़राब होते हैं तो दोनों देश मिलकर सलाह मशविरा करेंगे और स्ट्रैटेजिक सहयोग करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये अमेरिका और चीन को एक साफ सिग्नल था कि भारत अब अकेला नहीं है, उसके पीछे सोवियत यूनियन खड़ा है। दिसंबर 1971 में युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और मुक्ति वाहिनी ने ईस्ट पाकिस्तान में बिजली की रफ्तार से ऑपरेशंस शुरू कर दिए। पाकिस्तान को लग रहा था कि जंग लंबी खिंचेगी, लेकिन भारतीय सेना की प्लानिंग इतनी सटीक थी कि पाकिस्तानी चौकियां एक के बाद एक ढहने लगीं। ढाका पर दबाव लगातार बढ़ने लगा, और तभी अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। टास्क फोर्स 74, समंदर में तनाव। अमेरिका ने अपना सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा टास्क फोर्स 74 बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। इस बेड़े की अगुवाई कर रहा था न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज। USS एंटरप्राइज उस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक वॉरशिप्स में से एक था। अब ज़रा भारत की स्थिति की कल्पना कीजिए, एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अपना परमाणु बेड़ा आपकी तरफ भेज रही है। ये सिर्फ एक मिलिट्री मूव नहीं था, ये भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक खुली चेतावनी थी। लेकिन यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे थ्रिलिंग चैप्टर, सोवियत सबमरीन्स। समंदर के नीचे जवाबी चाल जब अमेरिकन फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, तब सोवियत यूनियन ने भी अपने वादे को निभाते हुए अपनी नौसेना को एक्टिव कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोवियत सबमरीन्स पनडुब्बियों,
और वॉरशिप्स को इंडियन ओशन रीजन में तैनात कर दिया गया। उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, अमेरिका को यह समझाना कि अगर उसने युद्ध में सीधे दखल देने की कोशिश की तो यूएसएसआर भी चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। अब हालात बेहद नाजुक थे। समंदर में दो महाशक्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। कोल्ड वॉर की तपिश साउथ एशिया के पानी तक पहुंच चुकी थी। यूएन में वीटो की दीवार, इसी बीच ज़मीन पर भारतीय सेना लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान का ईस्टर्न फ्रंट पूरी तरह ढह रहा था, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था और यूनाइटेड नेशंस यूएन में युद्ध को रोकने के लिए लगातार प्रस्ताव लाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ भी सोवियत यूनियन ने भारत के लिए एक रक्षक की भूमिका निभाई। जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आता जो भारत के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को रोक सकता था, तब सोवियत यूनियन ने सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में एक के बाद एक कई बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। यह वीटो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोसीजर नहीं था, ये भारत के लिए वह कीमती वक्त था जिसमें भारतीय सेनाएं अपना मिशन पूरा कर सकें। 16 दिसंबर 1971 ढाका, पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड ने घुटने टेक दिए। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण सरेंडर किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था। और इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर कर सामने आया, बांग्लादेश। इतिहास का सबसे बड़ा सबक, यह सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, यह डिप्लोमेसी, बेहतरीन रणनीति और सही टाइमिंग की भी महाविजय थी। आज जब हम 1971 के युद्ध को याद करते हैं तो अक्सर टैंक्स, फाइटर जेट्स और युद्ध के मैदान की बात करते हैं। लेकिन हर जंग सिर्फ सरहद पर नहीं जीती जाती। कुछ जंगों का फैसला कॉन्फ्रेंस रूम्स में होता है, संधियों, ट्रीटीज में होता है और इंटरनेशनल अलायंस में होता है। 1971 में भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान पर अदम्य साहस और शौर्य दिखाया। लेकिन अगर सोवियत यूनियन का वह डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट ना होता तो शायद इंटरनेशनल प्रेशर बहुत जल्दी युद्ध को रुकवा देता, कि शायद बांग्लादेश की कहानी कुछ और होती और शायद साउथ एशिया का नक्शा भी कुछ अलग होता। इसीलिए 1971 की यह गाथा हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। कभी कभी इतिहास को बदलने के लिए सिर्फ एक ताकतवर सेना ही नहीं, बल्कि एक सच्चे और ताकतवर दोस्त की भी ज़रूरत होती है। और 1971 में जब दुनिया के कई बड़े मुल्क भारत के खिलाफ अपनी अपनी चालें चल रहे थे, तब सोवियत यूनियन ने भारत के लिए वही भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसने साउथ एशिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया।